नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रुशाल। वक्त हो गया 4 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। गाजा में हमास के ठिकानों पर इजराइल की एयर स्ट्राइक। जंग में अब तक 1600 से ज्यादा लोगों की मौत। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने पीएम मोदी से फोन पर की बात। पीएम ने कहा, भारत के लोग इजराइल के साथ। फिर निफ्टी एक्सपायरी पर बाजार में शॉर्ट कवरिंग। सेंसेक्स निफ्टी करीब 1% की बढ़त के साथ बंद। मिड कैप स्मॉल कैप में खरीदारी। रियलिटी मेटल पीएससी शेयर में जोरदार तेजी। इकोनॉमी को लेकर अच्छी खबर। आईएमएफ ने बढ़ाया भारत का जीडीपी ग्रोथ अनुमान। FY24 के लिए ग्रोथ का अनुमान 20 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 6.3% किया। रिटेल महंगाई 5.5% रहने का अनुमान। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पर मानवाधिकार आयोग की सिफारिश। मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट पर भी मिले मेडिक्लेम। सभी राज्यों से जल्द बने मेंटल हेल्थ अथॉरिटी। मारुति ने बनाया मेगा इन्वेस्टमेंट प्लान। अगले 8 साल में करेगी 1.25 लाख करोड़ का निवेश। 2031 तक प्रोडक्शन डबल करने का लक्ष्य। 20% तक ईवी की हिस्सेदारी संभव। विधायक आमंतुल्ला खान के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। वक्फ बोर्ड जमीन केस में एक्शन। इधर दिल्ली शराब नीति केस में आज कोर्ट में पेश किए गए संजय सिंह। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे इजराइल और हमास के बीच जो ऐलाने जंग चल रहा है उसकी। इजराइल पर हमास के हमले के बाद जो ये लड़ाई भीषण हो गई है, वो और भी ज्यादा भीषण होती जा रही है। लगातार गाजा में इजराइल का जो जवाबी हमला है वो जारी है। कल रात को करीब 130 से ज्यादा ठिकानों पर इजराइल की वायुसेना ने हमले किए। तो वहीं इजराइल के भीतर भी गाजा पट्टी के पास अभी भी हमास आतंकवादियों से लड़ाई जारी है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो उत्तरी इजराइल में यहां पर लेबनान की सीमा पर हिजबुल्लाह के आतंकवादियों से युद्ध जारी है और अब वहां इजराइल अपने टैंक और सैनिकों को तैनात कर रहा है। उसके अलावा वेस्ट बैंक की अगर बात करें तो यहां पर यरूशलेम के आसपास जो फिलिस्तीनी समर्थक हैं उनके साथ इजराइल के पुलिस की रहकर वहां पर भिड़ंत हो रही है। यानी कि 4 मोर्चों पर इजराइल की जो जंग है वो इस वक्त चल रही है। ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं। इजराइल की वायुसेना ने गाजा के कई इलाकों को चकनाचूर कर, यानी कि चुन चुन कर उनको निशाना बनाया और यहां पर निशाना बनाकर उनको मिसाइलें दागी। इजराइल के विदेश मंत्रालय ने ट्वीट किया कि हमास के आतंकी शैतान, बर्बर और हत्यारे हैं। इजरायली वायुसेना ने गाजा में हमास के 200 अड्डों पर हमला किया है। गाजा में 1500 हमास आतंकवादियों ने के शव जो हैं वो बरामद किए गए हैं। इजराइल की सेना ने यह ऐलान भी किया है कि हमास के खिलाफ उनके हमले में गाजा की जो संसद और नागरिक मंत्रालय है उस पर टारगेट हुआ है। अलग अलग तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि जो अब तक वहां पर चल रहा है वो कैसे स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास को सबक सिखाने का जो ऐलान किया है उसके तहत नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल ने इस युद्ध को शुरू नहीं किया था, लेकिन इजराइल ही अब इस युद्ध को खत्म करेगा। नेतन्याहू ने हमास को ISIS की तरह बताया और यह भी कहा कि हमास ने इजराइल पर हमला करके ऐतिहासिक गलती की है। इजराइल इसकी ऐसी कीमत वसूलेगा जिसे दशकों तक दुश्मन याद रखेंगे। Israel is not only fighting for its own people, it is fighting for every country that stands against barbarism. Israel will win this war, and when Israel wins, the entire civilized world wins. और इजराइल हमास का ताजा अपडेट क्या है ये बताने के लिए इजराइल के तेल अवीव से जुड़ रही हैं फर्स्ट पोस्ट की मैनेजिंग एडिटर पलकी शर्मा हमारे साथ। पलकी जी, इजराइल में क्या चल रहा है? गाजा में इजराइल के हमलों पर क्या अपडेट है आपके पास? क्या ये लड़ाई अभी लगता है आपको कि लंबी खींचने वाली है? जी, इस वक्त एक्शन ज़्यादातर गाज़ा की तरफ शिफ्ट हुआ है। कल जब हमारी फ़्लाइट लैंड हुई थी बेन गुरियन एयरपोर्ट में तेल अवीव में, उस वक्त सायरन्स की आवाज़ गूंज रही थी सेंट्रल और सदर्न इजराइल में। तो गाज़ा की तरफ से, हमास की तरफ से अटैक्स जारी थे, पर इजराइल का, जैसे आप जानते हैं कि एक आयरन डोम सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम, वो फाइनली काफ़ी इफ़ेक्टिव रहा और कल कोई ख़ासा डैमेज इजराइल की तरफ नहीं हुआ है। हालांकि मरने वालों की संख्या 900 से ऊपर चली गई है और करीब 2500 लोग घायल हैं।
तो डेथ टोल बढ़ने की आशंका है। पर अगर एस्केलेशन की बात करें तो डेफिनेटली एस्केलेशन की तरफ ही जा रही है ये बात। जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स आई हैं उनके मुताबिक हमास के एक ऑफिशियल ने कहा है कि वो अब इजराइल के साथ किसी तरह की डील करने को तैयार है, पर इजराइल का रवैया डील जैसा इस वक्त नहीं लग रहा है। इनफैक्ट जो और इनपुट्स आई हैं इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू की, जो यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ संडे को बातचीत हुई, तो अलग अलग सूत्रों के हवाले से पता चला है कि नेतन्याहू ने जो बाइडेन से कहा है कि हमें ग्राउंड ऑफेंसिव करना है गाजा में, हमें आगे बढ़ना है। और ओवरनाइट इजरायली एयर स्ट्राइक्स जो गाजा में हुई हैं उसमें करीब 800 यूनिट्स डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं। और इजरायली सरकार ने क्लियरली ये गाजा में रहने वाले लोगों को कहा है कि उनको वहाँ से निकल जाना चाहिए। कल इजरायली डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था कि हम एक पूरी घेराबंदी कर रहे हैं गाजा की। तो एस्केलेशन की तरफ बढ़ रहा है मामला। गौरतलब ये है कि ना इजराइल ना पैलेस्टाइन तेल का उत्पादन करते हैं, ना ही ये तेल के शिपमेंट्स में इन्वॉल्व हैं। पर क्योंकि ये वेस्ट एशिया में क्राइसिस है तो बाज़ार पे आप मुझसे बेहतर समझते हैं कि इम्पैक्ट ज़रूर होगा, तेल के दाम बढ़ रहे हैं। और अगर ये एस्केलेशन लेबनान की तरफ जाता है जो कि इजराइल के नॉर्थ में है, हिजबुल्लाह की तरफ जाता है, कल हिजबुल्लाह चीफ का भी एक स्टेटमेंट था कि इजराइल के अनप्रोवोक्ड हमलों का हम जवाब देंगे। और हिजबुल्लाह का जो रिकॉर्ड है कि वो इस तरह की जब वार्निंग देते हैं तो उस पर अमल करते हैं। तो अगर ये उस तरफ बढ़ता है, अगर ये ईरान की तरफ बढ़ता है तो और वॉलेटिलिटी की संभावना है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट और डिटेल्स के लिए आपका, पलकी जी। और इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है। न्यूज़ 18 की टीम इजराइल के अश्केलोन शहर में मौजूद थी और यहां पर हमास ने रॉकेट से हमला किया। देखिए संवाददाता नीरज कुमार की ये रिपोर्ट। इजराइल के उस शहर में जो सबसे ज्यादा चर्चा में आया है अश्केलोन, जहां हमास ने हमला किया, दक्षिणी शहर है इजराइल का। और इस वक्त आपको पहले शहर की तस्वीरें दिखा दे। अश्केलोन में रॉकेट से और मिसाइल दागे थे हमास ने, जिसके बाद इजराइल भी जवाबी कार्रवाई में लगातार गाजा पट्टी पे हमला कर रहा है। यहां से गाजा पट्टी महज 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर है, बहुत दूर नहीं। और ये देख सकते हैं रेस्टोरेंट जितने भी हैं बंद हैं, पूरा का पूरा शहर वीरान पड़ा है, सड़कें खाली हैं। बीच बीच में कुछ गिने चुने लोग आपको दिख जाएंगे। लोगों की आवाजाही पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन डर से लोग अपने घरों में दुबके हुए हैं। लोगों में भय का माहौल है, चिंता है। और लगातार इजराइल और हमास के बीच में जो गोलीबारी, मिसाइल से हमले दागे जा रहे हैं, बमबारी की जा रही है। सायरन की आवाजें आप सुन सकते हैं, ये सायरन की आवाजें। जब सायरन की आवाजें होती हैं तो तमाम गाड़ियां, हम लोग भी रुक गए, आप देख सकते हैं। हमारे कैमरा पर्सन करमपा जी, हम लोग भी उतर रहे हैं। गाड़ी से हम लोग उतरेंगे क्योंकि जैसे ही सायरन की आवाज आती है, ये आप देख सकते हैं बमबाजी का रॉकेट आप देख सकते हैं। करम दिखाइए रॉकेट इधर, रॉकेट यहाँ धुआं आप देख सकते हैं। किस तरह से वॉर एरिया में न्यूज़ 18 इंडिया की टीम वॉर एरिया में है और किस तरह का माहौल है वो आप देख सकते हैं। ये बिल्कुल वॉर जोन है। लगातार मिसाइल से हमला किया जा रहा है। इजराइल और हमास के बीच में जो स्थिति है, न्यूज़ 18 इंडिया की टीम न्यूज़ 18 इंडिया की टीम आपको लगातार किस तरह का माहौल है वो यहाँ आपको देखने को मिल रहा है। सन्नाटा सा गया है, वीरानी सा गई है। लेकिन हम लोग देख सकते हैं, परिवार के साथ निकले थे हम लोग, यहाँ शीशे टूट गए हैं। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पूरे वॉर जोन में फंस गई। सायरन की आवाज़ें लगातार आ रही हैं। जो यहाँ स्थिति है वो अपने आप में बयां कर रही है कि किस तरह से लोग डर के माहौल में जी रहे हैं। हमारी कार को देख सकते हैं किस तरह से हम लोग दुबक के भागे हैं। जो रोड पे कुछ लोग, ये तो हमने आपको बिल्कुल कैमरे के सामने जो हो रही थी स्थिति वो बताई, लेकिन इजराइल और हमास में जो चल रही है जंग, उसके देखते हुए दुनिया फिलहाल जो है वो दो भागों में बंट गई है। अमेरिका, यूके, जर्मनी, फ्रांस और इटली ने इजराइल के समर्थन में एक संयुक्त बयान जारी किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके इस बारे में जानकारी दी है। संयुक्त बयान में कहा गया है कि अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूके इजराइल के समर्थन में खड़े हैं। हम सुनिश्चित करेंगे कि इजराइल अपनी रक्षा कर सके। हमास की आतंकवादी गतिविधियों को जायज नहीं ठहराया जा सकता।
दुनिया भर में इसकी निंदा की जानी चाहिए। वो इस तरह के अत्याचारों के खिलाफ इजराइल की अपनी और अपने लोगों की रक्षा करने की कोशिशों का समर्थन करते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खमेनी ने हमास का समर्थन करते हुए कहा है कि इजराइल को सैन्य और खुफिया हार का ऐसा जख्म दिया है जिससे कि वो कभी नहीं उबर पाएगा। इजराइल और हमास में जारी जंग के बीच इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने पीएम मोदी से फोन पर बातचीत की। नेतन्याहू ने पीएम मोदी की जो इजराइल की स्थिति है उसका अपडेट दिया। पीएम मोदी ने नेतन्याहू से कहा कि इस मुश्किल की घड़ी में भारत इजराइल के साथ खड़ा है, मजबूती के साथ खड़ा है। भारत आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा करता है। तो वहीं हमास के हमलों के बाद दुनिया भर में बसे जो यहूदी हैं उनका आक्रोश देखने को मिल रहा है। उनकी सुरक्षा को लेकर भी चिंता बढ़ गई है। ऐसे में अहमदाबाद में यहूदी समुदाय के धर्मस्थान की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। देखिए केतन जोशी की रिपोर्ट। इजराइल और हमास के बीच युद्ध जारी है। ऐसे में अहमदाबाद में भी यहूदियों का एक धर्मस्थान है जो कि खमासा एरिया में स्थित है। इस वक्त हम उसी धर्मस्थान में मौजूद है और यहाँ 24 घंटे पुलिस का बंदोबस्त रखा गया है। ये 1934 में धार्मिक स्थान बना था। तब पूरे गुजरात में 600 यहूदी परिवार थे, लेकिन आज वो कम होकर सिर्फ 101 परिवार सिर्फ रहते हैं और ज्यादातर अहमदाबाद में भी रहते हैं। यहाँ पर लोग आते हैं, यहूदी धर्म के लोग आते हैं, दर्शन भी करते हैं और उनकी जो प्रेयर होती है वो अलग अलग कार्यक्रम में आते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि एक एंट्री का रजिस्टर भी रखा गया है और यहाँ पर जो लोग आते हैं उनकी एंट्री और रजिस्टर भी मेंटेन किया जाता है और अभी स्थिति काबू में रहे और कुछ ऐसी घटना न घटे इसके लिए यहाँ 24 घंटे पुलिस का बंदोबस्त भी रहता है। आप देख सकते हैं कि हथियारधारी पुलिस भी रखे गए हैं। हालांकि कभी ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन एहतियात के तौर पर अहमदाबाद पुलिस ने ये कदम उठाया है और गुजरात का ये एक बड़ा यहूदियों का धर्मस्थान है जिनको सिनागोग भी कहा जाता है। केतन जोशी, अहमदाबाद। और क्या लंबी चलने वाली है इजराइल और हमास के बीच ये जंग? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा। शाम 7:57 और इजराइल हमास जंग के बाद अब बात करेंगे बाजार की, जहां आज फिर निफ्टी एक्सपायरी के दिन बाजार में शॉर्ट कवरिंग रही। कल की गिरावट के बाद आज बाजार अच्छी बढ़त पर बंद हुआ। बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स भी हरे निशान पर बंद हुए। सेंसेक्स 567 अंक और निफ्टी 178 अंक चढ़कर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा तेजी रियलिटी मेटल पीएसई शेयरों में रही, तो वहीं ऑटो, बैंकिंग, एनर्जी शेयरों में आज खरीदारी देखी गई। मार्केट का पूरा एक्शन समझने के लिए चलते हैं सुमित के पास। सुमित, बताएं जरा कैसा रहा आज मार्केट का मूड माहौल? देखिए, आज बढ़िया मूव रहा मार्केट के अंदर। कल के जो डिस्टर्बेंस थे उसके दम पे मार्केट में प्रेशर था, लेकिन आज उतना ही स्ट्रॉन्ग पुल बैक आता हुआ दिखाई पड़ा। तो निफ्टी के टॉप गेनर्स में आपको सभी हैवी वेट दिखाई पड़ेंगे या फिर पीएसयू कंपनीज में एक अच्छा रुझान वहां पे आता हुआ दिखाई पड़ा है। फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी तो शॉर्ट कवरिंग का ट्रिगर भी मार्केट में कामकाज करके गया और सभी इंडिसेस मोर लेस खरीदारी में रहे। अर्निंग सीजन का आगाज होने जा रहा है तो आईटी भी उससे पहले तक खरीदारी में कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा। ब्रॉडर मार्केट्स में खरीदारी थी तो मिड कैप, स्मॉल कैप 1% से ज्यादा की तेजी के साथ वहां कामकाज हो रहा था। बीएसई के सभी सेक्टर हरे निशान में थे और मेजरली बैंक्स, पीएसयू कंपनीज, ये कुछ ऐसे नाम थे जहां पर आज लीड हो रहा था। अदानी समूह कल की तेज बिकवाली के बाद वापस स्ट्रॉन्ग पुल बैक यहां पर भी आता हुआ दिखाई पड़ा। रियल्टी इंडेक्स नए रिकॉर्ड स्तरों पर आज बंद भी हुआ। जी, तो काफी अच्छा रहा मार्केट का मूड माहौल। इन सेक्टर्स का किस तरीके का एक्शन रहा सेक्टर्स में? देखिए, अगर सेक्टर स्पेसिफिक बात की जाए तो निफ्टी के टॉप गेनर्स में आपको दिखाई पड़ेगा कोल इंडिया ऐसे हैवी वेट, जहां पर आज एक अच्छा मूव आया, वापस 300 के ऊपर एक लंबे अंतराल के बाद कोल इंडिया पहुंचा। अदानी पोर्ट 4.25% ऊपर, भारतीय एयरटेल नए रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचा। कोटक महिंद्रा बैंक 2% की तेजी यहां पर बनते हुए दिखाई पड़ी। गिरने वाले शेयरों में इंडसइंड बैंक 0.5% नीचे, सिप्ला, टीसीएस, डॉक्टर रेड्डीज जहां पर प्रेशर। टीसीएस से कल नंबर्स भी हैं और उससे पहले और साथ साथ बायबैक भी है, तो सबसे पहले यहाँ पे आज प्रेशर था थोड़ा बहुत। मिड कैप में इन्फीबीम करीब 9% ऊपर, सिटी यूनियन बैंक 7% ऊपर, एनबीसीसी, गॉडफ्रे फिलिप्स करीब 7% के आसपास की तेजी यहां आते हुए दिखाई पड़ी। गिरने वाले शेयरों में सुजलॉन, प्रॉफिट टेकिंग यहां पर लगातार जारी। त्रिवेणी टर्बाइन, सी इन्फोटेक और वर्धमान टेक्सटाइल 2.5 से लेकर 4.5% तक की बिकवाली यहां देखने को मिली। रिकॉर्ड स्तरों पर रहा रियल्टी इंडेक्स तो प्रेस्टीज एस्टेट 9% ऊपर, शोभा 7% ऊपर, गोदरेज 6% ऊपर, डीएलएफ करीब 4% की तेजी यहां पर बनते हुए दिखाई पड़ी। तो ये एक ऐसा सेक्टर था जहां पर आज एक जोरदार मूव आज के सत्र में देखने को मिला।
जी, बहुत शुक्रिया तमाम मार्केट अपडेट के लिए सुमित आपका। तो कुछ ऐसा रहा आज मार्केट का हाल, और इसी के बीच मारुति सुजुकी के स्टॉक्स पे आज सबकी नजर रही है, काफी फोकस में रहा, क्योंकि कंपनी ने सुजुकी मोटर गुजरात को खरीदने का प्लान बनाया है। कंपनी ने अगले 8 साल में 1.25 लाख करोड़ निवेश की योजना भी बनाई है। आखिर क्या है मारुति का ये कैपेक्स प्लान, बता रही हैं दीपाली राणा। दीपाली, बताएं क्या कुछ है डिटेल्स आपके पास। थैंक यू स्मिता। दरअसल मारुति ने आज अपने इन्वेस्टर्स, प्रॉक्सी एडवाइजर, साथ ही एनालिस्ट को एक प्रेजेंटेशन दी, और प्रेजेंटेशन 3 मुद्दों पर थी। उनके ईवी पोर्टफोलियो को लेकर, नए मॉडल लॉन्चेस को लेकर, और साथ ही अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करने को लेकर, और काफी अग्रेसिव प्लान्स कंपनी ने शेयर किए हैं इस इन्वेस्टर मीट में। कंपनी, अगर आप 2022-23 की बात करेंगे तो सालाना जो कैपेक्स किया वो 7,500 करोड़ का था, लेकिन अगले 8 सालों में कंपनी का 1.25 लाख करोड़ कैपेक्स करने का प्लान है। तो यानी आप देख सकते हैं कि किस रेशियो में जंप होगा कंपनी के इस कैपेक्स का। अब सवाल यह है कि कंपनी इतना खर्च कहां करेगी। तो जैसे मैंने कहा, फिलहाल कंपनी के पास कोई ईवी गाड़ी नहीं है। 2025 में कंपनी अपनी पहली ईवी गाड़ी लेकर आएगी, लेकिन अगले 7-8 सालों में कंपनी का प्लान है कि वो अपनी 6 से 7 ईवी गाड़ियां लेकर आएगी, उस पर कंपनी इन्वेस्ट करेगी। कंपनी के जो फिलहाल मार्केट में जो टोटल मॉडल काउंट है वो 17 के आसपास है। कंपनी इस मॉडल काउंट को 17 से बढ़ाकर 28 करेगी, यानी 28 मारुति की गाड़ियां आपको सड़कों पर दिखेंगी बाय 2030-31, यानी अगले 7-8 सालों का प्लान कंपनी ने शोकेस किया। और जो तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि कंपनी फिलहाल सालाना 20 लाख गाड़ियां बनाती है, और कंपनी का प्लान है कि अगले 7-8 सालों में इस प्रोडक्शन कैपेसिटी को डबल कर दे, यानी 40 लाख गाड़ियां मारुति टारगेट कर रही है बाय 2030-31। तो ये अग्रेसिव प्लान्स कंपनी ने शोकेस किए अगले 7-8 सालों के लिए, जिसके लिए 1.25 लाख करोड़ का कंपनी कैपेक्स भी करने वाली है। और इंपॉर्टेंट ये है कि ऑलरेडी कंपनी के काफी अग्रेसिव प्लान्स इस फेस्टिव सीजन को लेकर भी, अगले 1.5 महीने में कंपनी नए माइलस्टोन्स अचीव करने की एक्सपेक्टेशंस लेकर चल रही है। कमोडिटी कॉस्ट के हेडविंड्स पीछे हैं, चिप शॉर्टेज की समस्या सुलझ रही है, और उसके बाद इतना अग्रेसिव कैपेक्स, जिसके कारण हमने आज स्टॉक में भी एक एक्शन तेजी की तरफ देखा। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए दीपाली आपका। और अब बात करेंगे आईएमएफ की, जिसने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भारत का जो जीडीपी है उसका अनुमान 20 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया है। FY24 जीडीपी ग्रोथ अनुमान बढ़ाकर 6.3% कर दिया है। साथ ही 5.5% रिटेल महंगाई का अनुमान भी दिया है। आपको बता दें कि पिछले 3 महीनों में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने दूसरी बार भारत का ग्रोथ अनुमान बढ़ाया है। तो वहीं FY25 के लिए रिटेल महंगाई का अनुमान 4.6% रखा गया है। तो वहीं आईएमएफ ने 2023 ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ अनुमान 3% पर बरकरार रखा है, जबकि 2024 में से 0.1% से घटाकर 2.9% कर दिया गया था। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन जल्द होंगे हाजिर। आप बने रहे हमारे साथ। फिर आपका स्वागत है। आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है। इस मौके पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कई अहम सिफारिशें करते हुए एक एडवाइजरी जारी की। इसके तहत मेंटल हेल्थ को मेडिक्लेम पॉलिसी में शामिल करना और राज्यों में मेंटल हेल्थ अथॉरिटी बनाना शामिल है। पूरी खबर जानने के लिए चलते हैं लक्ष्मण राव जी के पास। लक्ष्मण जी, क्या कुछ कहा गया है इस एडवाइजरी में? मेंटल हेल्थ को लेकर जो मानवाधिकार आयोग ने एडवाइजरी जारी की है उसको 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जो मुझे लगा वो ये था कि मेंटल इलनेस को लेकर के, मानसिक बीमारी के इलाज को सस्ता बनाया जा सके, आम लोगों की पहुंच तक बनाया जा सके, उसके लिए कई महत्वपूर्ण सिफारिशें की गई हैं। मिसाल के तौर पर यह कहा गया है कि मानसिक बीमारी को मेडिक्लेम में शामिल किया जाए, यानी इस पर जो भी खर्च है उसका इंश्योरेंस क्लेम मिल सके, ये सुनिश्चित किया जाए। गरीबों के लिए हेल्थ को लेकर के जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है आयुष्मान भारत में भी मेंटल इलनेस को शामिल किया जाए, ताकि इसके इलाज पर होने वाले खर्च का वहन सरकार कर सके, और मेडिक्लेम में शामिल होने से खर्च कम पड़ेगा मरीज के ऊपर, यह सुनिश्चित किया जाए। दूसरा जो हिस्सा है पूरे एडवाइजरी का वो है कि व्यवस्थागत खामियों को दूर करने की बात की गई है। उसमें कहा गया है कि एक्ट के तहत जो 2017 में पारित हुआ था, उसके तहत मेंटल अथॉरिटी जो बनाने की बात थी, मेंटल हेल्थ अथॉरिटी, उस मेंटल हेल्थ अथॉरिटी को हर राज्य अपने यहाँ जल्द से जल्द बनाए। जिलों में जो मेंटल हेल्थ प्रोग्राम शुरू किया जाए वह सुनिश्चित किया जाए। और एक तीसरा जो हिस्सा हो वह है कि बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने को लेकर के है कि सभी अस्पतालों में एक अलग से वार्ड बच्चों के लिए रखा जाए, जो मौजूदा वार्ड है उसको अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाए, एमडी के पोस्ट बढ़ाया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर मेंटल हेल्थ से जुड़ी बीमारियों के लिए एमडी कर सके। तो इस तरह के कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें की गई हैं। और साथ ही साथ मानवाधिकार आयोग ने यह भी कहा है कि 2 महीने के भीतर सभी केंद्र सरकार, राज्य सरकार और संबंधित संस्था एक एक्शन टेकन रिपोर्ट अपने आयोग को सौंपे
और बताएं कि इन सिफारिशों पर उन्होंने क्या क्या अमल किया है और अब तक बात कहां तक पहुंची। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका लक्ष्मण जी। और कंज्यूमर अड्डा में भी होगी मेंटल हेल्थ की बात, आप भी जरूर जुड़िएगा शाम 5:57 पर।